हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स मैं एक अवेयरनेस वीडियो डाल रही हूँ जिससे कि आपके बच्चों में जो इम्प्रूवमेंट है ना, वो और ज़्यादा आप बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग नॉलेज गेन करते जा रहे हैं, जितना ज़्यादा हर एक पॉइंट पे आप काम करते जा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा आपके बच्चों में इम्प्रूवमेंट आप लोगों को दिखाई देती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स ऑटिज़म की। तो ऑटिज़म जो है, जैसा कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि मोबाइल से ही हुआ है ना, इसी से ही हुआ है ना, बाय बर्थ तो नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ऑटिज़म है अब तक उसका कोई एग्जैक्ट एक कारण तो नहीं है, ठीक है। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच हैव लेड टू ऑटिज़म, जिसका सबसे मेन फैक्टर हमारा जेनेटिक फैक्टर्स है ना, कि जीन्स में कहीं ना कहीं वो ट्रेट आया जिसकी वजह से आपके बच्चे में ऑटिज़म के सिम्टम्स आ गए। कहाँ से ट्रेट आया ये किसी को भी नहीं पता, ठीक है। सेकेंड, जो दिस इज वन ऑफ द रीजन, वन ऑफ द कॉज, द सेकेंड कॉज इज द डेवलपमेंटल फैक्टर। डेवलपमेंटल फैक्टर्स, डेवलपमेंट कैसे हुई है बच्चे की, है ना, डेवलपमेंट किस तरह से हुई है, उसका डेवलपमेंटल जो एज है उसमें उसका किस तरीके से ख्याल रखा गया है, मदर ने अपनी प्रेगनेंसी में अपना किस तरीके से सप्लीमेंट्स वगैरह लिए हैं, और स्ट्रेस वगैरह तो नहीं रहा है कहीं पर, एटमॉस्फेयर कैसा रहा है। एंड द थर्ड फैक्टर इज द एनवायरमेंटल फैक्टर। तो ये तीनों फैक्टर्स का इक्वल रोल है। एनवायरनमेंट कैसा है, कहीं स्क्रीन वाला एनवायरनमेंट तो नहीं है, कहीं बच्चे से हमने बात ही नहीं की, ठीक है। सो दीज थ्री फैक्टर्स की वजह से ऑटिज़म के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो जेनेटिक का तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम डेवलपमेंटल फैक्टर पे काम कर सकते हैं और हम थर्ड एनवायरमेंटल फैक्टर पे काम कर सकते हैं। अगर हमारे ये दो फैक्टर स्टार्टिंग से खराब रहे हैं, है ना, तो इस पर काम करके हम उसमें एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट्स डाल के इन दो फैक्टर्स को भी अगर बैलेंस कर लेंगे तो दो फैक्टर्स हमारे पास हो गए जो, तो हमारा जो है तराजू भारी हो गया इस साइड वाला, और ये हमारा जेनेटिक फैक्टर रह गया। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक मैपिंग होती है, कार्बन कॉपी होती है एनवायरनमेंट से। तो अगर जीन्स में 10% 20% है भी, तो कई बार ऐसा होता है कि ये जो बाकी दो फैक्टर्स हैं उसके ऊपर आ जाते हैं और जेनेटिक वाले को पूरा ढक देते हैं। और जैसे कि मैं वीडियोस में डालती हूँ, जितने बच्चे इम्प्रूव हुए हैं, 100 तक भी गए हैं, 99 तक भी गए हैं, 90 तक भी गए हैं, तो उनमें कोई भी सिम्टम हमारा ऑटिज़म का लक्षण कोई भी दिखाई नहीं देता और रिकवरी काफ़ी अच्छी, इम्प्रूवमेंट अच्छी हो जाती है, ठीक है। अब क्या होता है फ्रेंड्स कि एनवायरनमेंट को चेंज करना, मॉडिफाई करना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये एक मिथ है कि बहुत गंदी पेरेंटिंग अगर दी गई है, मतलब जैसे कुछ लोग स्ट्रेस से चले जाते हैं ना, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। या कि इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, तो ऐसा नहीं होता है कि किसी की वजह से होता है ऑटिज्म, है ना। कई बार हम देखते हैं कि पेरेंट्स एक दूसरे को ब्लेम करें, क्योंकि आप देखिए जो रूरल एरियाज़ हैं, जो पुअर पीपल हैं, है ना, उनकी आप देखिए कि कई बार वो लोग तो कुछ भी मुंह से निकल रहा है बोल रहे हैं, तब भी बच्चे को आपने देखा होगा, बहुत ही कम आपने देखे होंगे बच्चे, है ना, रूरल एरियाज़ में, पुअर एरियाज़ में अपने मेड्स के बच्चों में बहुत ही कम आपने ऐसे देखे होंगे चीज़ें। क्योंकि क्योंकि उसमें कई बार आप लोग देखते हो कि उसमें चीज़ें एनवायरनमेंट से उनको वो सब चीज़ें, कई कुछ गलत वर्ड्स भी माँ बाप से निकलते हैं, है ना। कई बार एक दूसरे को, वाइफ में हस्बैंड में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लेकिन तब भी बच्चा सही समय पे बोल रहा है, क्योंकि एक स्क्रीन या एनवायरनमेंट उसको आधा अच्छा भी मिला और कुछ कुछ चीज़ें बुरी भी मिली, ठीक है। तो ये कुछ कुछ जो चीज़ें होती हैं, इसको आपको मेन, हम अगर ऑटिज़म में को आपको ठीक करना है तो आपको ये चीज़ें देखनी है कि कौन कौन सी चीज़ों पे अगर आप काम करें, या फिर किस तरह से ऐसे जो सिम्टम्स हैं जो ठीक कई बार नहीं हो सकते, तो उसको आप अगर हाइड कर दें, हाइड इन द सेंस कि उसको अच्छे अच्छे ब्रेन में नए नए इम्प्रूवमेंट से, नए नए न्यूरोट्रांसमीटर्स से, डोपामीन से, बिहेवियरल चेंजेस से, जो भी जीन्स हैं, हल्के फुल्के सिम्टम्स हैं, उसको आपने ओवरकम करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे तो
ऑटिज़म के ठीक होने या इम्प्रूव होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे कि वैक्सीनेशन से, है ना, ऑटिज़म नहीं होता। डाइट यानी दूध, कई लोगों को ये लगता है कि, कहने का मतलब मेरा इस वीडियो में ये है कि फ्रेंड्स, एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट एंड यूनिक, ठीक है? तो आप कभी भी किसी, अगर अपने बच्चे को ठीक करना है, ठीक है, तो दूसरे पेरेंट का सुन के आप उस बच्चे पे वो करके ना देखें, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अपने फिजिशियन डॉक्टर की आप अगर छोटी से छोटी बात भी सुनेंगे तो आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। क्योंकि अब मेरे पास 2 साल से जो 15 साल तक की उम्र के बच्चे आ रहे हैं ना, तो उनमें मैंने ये देखा है फ्रेंड्स कि 50% ऐसे बच्चे, ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी रिकवरी सिर्फ इसीलिए रुकी हुई है क्योंकि उन्होंने दूसरे लोगों का सुना। ये यहाँ कर रहा है, मैं भी यही करूँ, ये कर रहा है, मैं भी ये करूँ, ये नहीं कर रहा, मैं भी ये नहीं करूँ, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे को अगर हमने, कहा जाता है फ्रेंड्स कि ग्लूटेन फ्री, अगर प्रोटीन्स कम कर दें, ग्लूटेन्स ग्रेन्स के, दूध का, मदर डेयरी प्रोडक्ट्स कम कर दें, कैसिन कम कर दें, तो ऑटिज्म में फ़ायदा होता है। अब फ़ायदा किन किन बच्चों को होता है, पहले तो ये देखते हैं ये दोनों करता क्या है। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता है, लेकिन मेनली ये दो चीज़ें क्या करते हैं, ग्लूटेन और प्रोटीन्स, ये क्या, कैसिन और प्रोटीन्स करता क्या है, ये ना बिहेवियर्स को बच्चों को एनर्जी ज़्यादा देता है, ठीक है? तो इसमें बिहेवियरल इश्यूज आ जाते हैं बच्चों को, ठीक है? तो जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं, ठीक है, उनमें तो ठीक है, आपने ग्लूटेन फ्री कर दिया, कैसिन फ्री कर दिया, लेकिन ऐसे भी बच्चे आते हैं मेरे पास जो बहुत ज़्यादा लेजी हैं, जो कुछ करना ही नहीं चाहते, ठीक है, बिल्कुल आंखें बंद करके रखेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, उन्हें लिखवाने के लिए अवॉइडेंस बिहेवियर। तो उन बच्चों में अगर आप ग्लूटेन फ्री, कैसिन फ्री ये करेंगे, ठीक है, क्योंकि कैसिन से हमें एक प्रकार का, मिल्क से हमें एक प्रकार का सूदिंग इफेक्ट भी होता है। आपने देखा होगा बच्चे बहुत ज़्यादा दूध पे रहते हैं, तो अगर उन बच्चों के साथ भी आप एग्जैक्टली स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करेंगे कि नहीं, हमें ग्लूटेन फ्री, कैसिन फ्री, शुगर फ्री, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपके बच्चों में भी उतनी इम्प्रूवमेंट आई, आप उनका बच्चे में इम्प्रूवमेंट आई तो आपका बच्चा भी इम्प्रूव हो। उसी तरह से अगर एक आयरन का सप्लीमेंट भी दिया गया है, ठीक है, आप पहले दूसरों से पूछते हैं अच्छा आयरन नहीं देना, अच्छा कॉन्स्टिपेशन होती है, तो एक आयरन सप्लीमेंट इज, एक आयरन सप्लीमेंट भी कॉग्निटिव फंक्शन को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है? लेकिन अगर एक का आयरन चल रहा है, हो सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स हो, मूड स्विंग्स हो, अटेंशन डेफिसिट हो, एक आयरन की गोली उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर दे, लेकिन वही आयरन की गोली हो सकता है दूसरे को ज़रूरत ना हो। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे लोग आपस में डिस्कस करेंगे कि नहीं, अच्छा आयरन से तो कॉन्स्टिपेशन होता है, नहीं देना चाहिए, अच्छा आयरन से मुझे तो नुकसान हुआ था, नहीं देना चाहिए। कहने का मतलब है अगर जितना सोसाइटी में अगर आप करोगे, ये मैंने पिछले कुछ सालों में देखा है, जो मेरे पास बच्चे आए हैं जिनकी रिकवरी मुझे अच्छी नहीं लगी एंड आई वॉज नॉट हैप्पी, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे जो बड़े बड़े बच्चे हैं मेरे पास, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा दिखा कर आए, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो माइल्ड केसेस या से मॉडरेट भी हो गए हैं, मॉडरेट से माइल्ड भी हुए हैं, मॉडरेट से सीवियर भी हुए हैं, ठीक है? क्यों हुए हैं? क्योंकि उन्होंने अपने फिजिशियन की बात नहीं सुनी, सोसाइटी की बात सुनी है। अगर फिजिशियन ने बोला रिस्पेरिडोन देना है तो नहीं दिया, क्योंकि दूसरे पेरेंट्स ने बोला एलोपैथी का नुकसान होता है, कैल्शियम नहीं देना, आयरन नहीं देना, कार्नोसिन नहीं देना, ये टॉनिक नहीं देना, ये नहीं करना, या ये देना, कोई कह रहा है कि इसमें कैमल मिल्क दो, ठीक है? तो सिर्फ आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग करिए। तो ऐसी ऐसी जो गलतियां होती हैं उससे फिर माइल्ड से मॉडरेट से, अगर माइल्ड भी होता है, सीवियर से मॉडरेट भी होता है, लेकिन पिछले कुछ टाइम में मैं देख रही हूँ कि माइल्ड टू मॉडरेट केसेस भी मेरे पास आए और मॉडरेट से सीवियर केसेस भी आए हैं। और 12 साल, 13 साल, 15 साल वाले बच्चे आजकल बढ़ गए हैं मेरे पास, जिनकी स्पीच डिले है, जिनके बिहेवियर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो कई बार ऐसे मेरे क्लाइंट्स भी हैं जो शुरू में एलोपैथी पे थे, ठीक है, अपने डॉक्टर की बात मान के, लेकिन अब धीरे धीरे एक्लेक्टिक अप्रोच पे है, तो धीरे धीरे वो
जर्नी जो है उनकी सीवियर से मॉडरेट, मॉडरेट से माइल्ड, माइल्ड से रिकवरी की तरफ जा रही है। ठीक है, तो सुनना सबका नहीं है, अपने मन का सोच सुनना है, दिमाग का सुनना है, अपने बच्चे के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, ऐसे नहीं करना कि इसने ये किया, इसका बच्चा इससे ठीक हुआ, और गोल ओरिएंटेड काम करना है। स्पीच अगर नहीं आ रही कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए, राइटिंग ले आइए, एकेडमिक्स ले आइए, अंडरस्टैंडिंग ले आइए, आइडेंटिफिकेशन ले आइए। ऐसा ना हो कि आप जब 10 साल 12 साल पे मेरे पास आ रहे हैं तो अगर उसकी स्पीच नहीं है कोई बात नहीं, अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कमांड फॉलोइंग नहीं है, आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, कि 2 साल से फिर 10-12 साल तक आपने कौन सा गोल ओरिएंटेड या एक्लेक्टिक काम किया, तो ये तो फिर बुरा लगने वाली बात ही है, क्योंकि ऑटिज्म फ्री वर्ल्ड हमें बनाना है। तो प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप चलिए, एक चीज़ को पकड़ के नहीं रहना है, सेंसरी 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 सेंसरी, आगे बढ़ना है। माइंड को बना लीजिए स्पेशल है तो ठीक है, बहुत धीरे 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 चलते रहेंगे। माइंड को बना लीजिए कभी ना कभी नॉर्मल में डालना है, इंक्लूसिव में डालना है, शैडो टीचर के साथ डालना है, अपना एक मोटिव बना के सिर्फ उस पर काम करिए। कि बहुत टाइम से ऐसा मेरे पास आ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। 10 साल का बच्चा है या 12 साल का बच्चा है, बिहेवियर्स तो सिवियर हैं ही, लेकिन स्पीच नहीं है, स्पीच के साथ स्पीच नहीं है कोई बात नहीं, इट्स नॉट योर मिस्टेक, लेकिन आइडेंटिफिकेशन भी नहीं है, कमांड फॉलोइंग भी नहीं है, और उसको सिंपल सा पजल या पजल बनाना भी नहीं आता, ब्लॉक्स बनाने भी नहीं आते, ए से ए मैच करना भी नहीं आता, ए लिखना भी नहीं आता, विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम हार्ड वर्क। स्पीच नहीं आ रही कोई बात नहीं, राइटिंग ले आइए, एकेडमिकली ले आइए, अंडरस्टैंडिंग ले आइए, फोकस ले आइए, सिटिंग ले आइए, लेकिन जो रास्ता है वो आगे की तरफ जाता रहना चाहिए, कहीं पर भी पीछे नहीं आना चाहिए। किसी भी तरह से ले आइए, ये मत सोचिए कि इसमें नहीं जा, किसी भी डायरेक्शन में ले आइए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्लेक्टिक अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, रिकवरी की तरफ है, स्पीच सब कुछ आ गया, सिर्फ पढ़ाई नहीं आई। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं है, पूरी अंडरस्टैंडिंग है, पूरी आइडेंटिफिकेशन है, पूरी थिंकिंग है, पूरी स्पीच है, पढ़ाई थोड़ी सी नहीं आई है कोई बात नहीं, लेकिन वो आज की डेट में इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स बिल्कुल एज अ नॉर्मल लाइफ जीने के लिए सक्षम है। होप यू लाइक माई वीडियो, ट्राई टू स्प्रेड माई मैसेज। एक चीज़ नहीं आ रही तो दूसरे पे काम करो, दूसरी नहीं आ रही तो तीसरे पे काम करो, लेकिन 12 साल बाद खाली हाथ नहीं आना है आपको। ठीक है, एक्लेक्टिक अप्रोच फॉलो करो, सब कुछ फॉलो करो, एक न्यूट्रास्यूटिकल, दूसरा न्यूट्रास्यूटिकल, दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट, जर्नी आगे की तरफ चलती जाएगी, आप लोगों की चलती जानी चाहिए। मेरी बेस्ट विशेज आप सबके साथ हैं, ऑल द बेस्ट।